अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज़ यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, हाउ डीप इज़ वाटर इन द वेल। यानी हमने इसमें बताना है कि बकेट टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डाटा में हमारे पास गिवन है रेडियस 0.9 मीटर, थीटा यानी रोटेशन हमारे पास गिवन है 3.6 रोटेशन। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियन में आ जाएगा 22.608 रेडियन और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में हमें फार्मूला का पता है, एज वी नो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो वहाँ पे आर की वैल्यू हमें 0.9 मीटर गिवन है, थीटा है 22.608 रेडियन। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 20 मीटर, यानी हमारे पास बकेट 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी वेल में। सेकेंड असाइनमेंट है a physician calculated the wall width of half brick thickness as 3.6 plus minus 0.1 centimeter and 1 brick thickness as 23.6 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the difference in the width of the wall with uncertainty in it। यानी इसमें हमें ब्रिक की जो विड्थ गिवन है वो गिवन है 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंस इन द विड्थ ऑफ द वॉल, वॉल की जो विड्थ है उसका हमने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस किसके बराबर होगा, लेंथ माइनस विड्थ के। लेंथ हमें गिवन है 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये अब हमारे पास अनसर्टेनिटी वाला केस है। तो अनसर्टेनिटी में के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें यह है कि हमारे पास अगर दो अनसर्टेनिटीज़ माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो तो उसमें जो बेस्ट एस्टीमेट वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू जैसे 23.6 और 13.6, तो ये आपस में माइनस होंगी और अनसर्टेनिटी प्लस होगी हमारे पास। तो हम 23.6 माइनस 13.6 को माइनस करेंगे और अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर 10.6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। असाइनमेंट हमारे पास है अ वोल्टेज इज़ मेजर्ड एज 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट इज़ मेजर्ड एज 2.73 plus minus 0.05 ampere. Calculate the resistance R by using Ohm's law as R is equal to V by I। अब डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, वोल्टेज और करंट, और फाइंड हमने करनी है रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ याद रखें कि अनसर्टेनिटी में जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो अगर हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन हो, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसको हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है वोल्टेज की 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट जो है वो बेस्ट एस्टीमेट के साथ आ जाती है। प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास वोल्टेज परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम करंट को भी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है करंट की, तो इसको भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट है ना वो बेस्ट एस्टीमेट के साथ आ जाती है। तो 2.73 एम्पेयर्स प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 2.73 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास करंट भी किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस का फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है R इज़ इक्वल टू V बाय I। अब इसमें देखें
कि वोल्टेज और करंट हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी का रूल है कि जब आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसमें जो बेस्ट एस्टीमेट है वो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगी, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका बिहेवियर हमेशा एडिशन वाला होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 7.3 हमारा जो डिवाइड होगा वो 2.73 से होगा, तो वहाँ से हमारे पास 2.67 आ जाएगा। लेकिन ये जो दो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनका जो हमारे पास बिहेवियर है हमेशा एडिशन का होगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी 1.36 प्लस माइनस 1.83, तो ये दो आपस में ऐड हो गई, तो आंसर आ गया 3.19% और 2.67। तो ये हमारे पास जो आंसर निकला है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में निकला है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एब्सोल्यूट में। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा हम क्या कर देंगे, परसेंटेज की जगह 100 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.67 और यहाँ पे हमारे पास ओम आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर किस में आ गया? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन हो ना अनसर्टेनिटी की, तो उसमें यूनिट जो है वो बेस्ट एस्टीमेट और अनसर्टेनिटी दोनों के साथ आती है। लेकिन जब हम परसेंटेज में लिखते हैं, जिस तरह यहाँ हमने 2.67 प्लस माइनस 3.19% लिखा हुआ, तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में लिखते हैं आंसर, तो उसमें जो यूनिट है वो सिर्फ बेस्ट एस्टीमेट के साथ आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर एज 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि हम स्फीयर का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो रेडियस हमारे पास क्या गिवन है? 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास अब वैल्यू किस में गिवन है? एब्सोल्यूट में। तो इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.44%। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कांस्टेंट है, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करेंगे 2.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4% पावर क्यूब। अब ये हमारे पास पावर वाला केस है, तो याद रखें कि पावर वाले केस में अनसर्टेनिटी हम किस तरह अप्लाई करते हैं? पावर, जो पावर होती है वो बेस्ट एस्टीमेट की पावर बन जाती है, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन होती है पावर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2.25 की पावर 3 हो जाएगी और 0.443 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 11.39 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1.2%। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है ये सिर्फ बेस्ट एस्टीमेट के साथ मल्टीप्लाई होती है, परसेंटेज के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 4/3 पाई को जब हम 11.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.68 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब ये आंसर हमारे पास किस में आ गया? परसेंटेज में। तो आंसर हम परसेंटेज में निकालते हैं और उसको फिर दोबारा हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2% की जगह पे 100 आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 47.68 से, और जो यूनिट है वो हमारे पास होल की यूनिट बन जाएगी, क्योंकि जब हम वैल्यू एब्सोल्यूट में लिखते हैं तो जो यूनिट होती है वो बेस्ट एस्टीमेट और अनसर्टेनिटी दोनों की कंप्लीट यूनिट हम साथ लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसमें हमें अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे हमें ए से एफ तक पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनको सॉल्व करें और इनके आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक इनके आंसर लिखें। अब फर्स्ट हमारे पास जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.31 प्लस माइनस 0.1। अगर हम इनको नॉर्मल कैलकुलेटर में प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.41, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 0.4। अब ये करेक्ट आंसर 0.4 कैसे है? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के दो ही रूल्स हैं, उनको आप याद रख लें कि जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हों या माइनस कर रहे हों,
तो उसमें हम जिन दो नंबर्स को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो आपने देखना है कि डेसिमल के बाद जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। जिस तरह पार्ट ए में देखें तो 0.31, इसमें अब डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, और इसमें देखें 0.1 तो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0.41 आएगा, लेकिन ये 2 हैं डेसिमल के बाद, हमें कितने चाहिए, 1, तो ये 1 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें 658.0 प्लस 23.5478 प्लस 1345.29, तो इन हम नंबर्स को ऐड करेंगे। अब ऐड करने से पहले अगर हम देख लेना तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स फर्स्ट वाले के पास हैं। देखिए इसके पास है 1, इसके पास है 4 और इसके पास है 2। अब याद रखें पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है हमारे पास। तो अब आंसर में भी हमारे पास डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होता है 2026.8378, लेकिन हमने क्या करना है कि डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, क्योंकि हमारे पास जो जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसमें लीस्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, वो है 1, तो यहाँ भी हम 1 ही रखेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है। उसमें यह है कि आप जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उनमें से जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अब हम जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 और 7, तो अब देखें 8 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ गया, 56, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो रूल के मुताबिक ये आंसर ठीक नहीं है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 60 लिख देते हैं। अब 60 में देखें हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 6, क्योंकि जो 0 है वो राइट साइड पे लिखें या लेफ़्ट साइड पे लिखें वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। 0 तब ही काउंट होता है जब पॉइंट के बाद 0 आ जाए। जिस तरह ये हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो इसलिए इसको हमने एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया है। अब 4 वाला ऑप्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का यही रूल है कि आप जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या डिवाइड करें तो जिसके पास ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ओवरऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने ये देखना होता है कि ओवरऑल किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 0.9935 मल्टीप्लाई बाय 10.48 मल्टीप्लाई बाय 13.4, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 139.519192। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेसिमल के बाद 6 और ओवरऑल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर हम जिन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट वाले हैं 3, इसमें है 4, इसमें भी है 4, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 3। तो 139.519192 को हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे 140। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन। तो डिवीजन का वही रूल है कि जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो आंसर में उतने ही काउंट होंगे। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 1.1, तो इन दो को हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। अब ये आंसर 5 करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि जिन दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाए तो 2 हैं, तो आंसर में हमारे पास 2 आने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास आंसर में 1 है, तो हम 7.0 लिख देंगे तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास एक और डिवीजन वाला केस है, ठीक, 7.3 प्लस 18.72 मल्टीप्लाई बाय 6.1 डिवाइडेड बाय 3.4। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 7.3 ऐड करेंगे और उसको 3.4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 55.1152। अब आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6, लेकिन हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 2, 3.4, 6.1, तो लीस्ट 2 है तो आंसर में भी 2 होने चाहिए, तो 55 इसका करेक्ट आंसर है। 1.6 में हमें कह रहा है
शो दैट द इक्वेशंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखें, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को हमने प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ होती है, उसको कैपिटल एल लिखते हैं। टी हमारे पास टाइम होता है, वो टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो एल टी -1 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आनी चाहिए, तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो वी आई वेलोसिटी प्लस ए टी स्क्वेयर यानी एक्सेलरेशन और टी टाइम, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वी आई टी प्लस ए टी। तो वी आई यानी वेलोसिटी वो हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट की है, वो तो एल टी -1 हो जाएगी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एल टी -1 प्लस वेलोसिटी की हमने कैलकुलेट की हुई एल टी -1 और टाइम की होती है टी, और यहाँ भी टाइम की कैपिटल टी। तो ये दोनों टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एल टी -1 प्लस एल टी -1, दोनों को प्लस करेंगे तो 2LT -1। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि डायमेंशंस में हम कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर नहीं करते, एज कॉन्स्टेंट आर नॉट कंसिडर, सो LT -1 हो जाएगा। तो देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो हैंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहा गया है कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो S है यानी डिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशन होगी L। तो हमने इस राइट हैंड साइड की डायमेंशन L प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। अब याद रखें कि 1/2 कांस्टेंट है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एज 1/2 इज कांस्टेंट, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। वी आई वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, LT -1, T हमारे पास टाइम होता है, एक्सेलरेशन LT -1/T यानी वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो हमने ट्रैक मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन LT -1 डिवाइड बाय टाइम, और T होता है टाइम, उसका स्क्वायर हो गया कैपिटल T का स्क्वायर। अब देखें ये LT -1 और T आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये LT -1 और ये देखें ये एक T है और यहाँ स्क्वायर है, तो ये वाला एक T स्क्वायर से कैंसिल होगा तो सिर्फ T रह जाएगा। यहाँ पे देखें T -1 है और यहाँ पे T प्लस का है, यहाँ भी T -1 और प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ भी L रह जाएगा और यहाँ भी L, दोनों को प्लस करेंगे तो 2L हो जाएगा। तो एस हमारे पास 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसकी डायमेंशन भी L होगी। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया हैंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब लास्ट जो असाइनमेंट हमारे पास है 1.7, उसमें हमें कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड T may depend upon mass of the bob of the pendulum, length of the bob, acceleration due to gravity G at the place where pendulum is suspended। सॉल्यूशन में कि टाइम पीरियड पास है कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और G पे। तो मास की पावर A, लेंथ की पावर B, G की पावर C। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हमने कांस्टेंट K लिख दिया है, तो T इज इक्वल टू K MA/LB G की पावर C, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो K है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। T हमारे पास क्या है, टाइम, उसकी पावर है 1। M होता है मास, उसकी डायमेंशन है M, उसकी पावर A। L हमारे पास होता है लेंथ, उसकी पावर B। G होता है एक्सेलरेशन, तो LT -2 उसकी पावर C। अब यहाँ पे M की पावर A, L की पावर B और LT -2 की पावर है C। तो यहाँ पे हमारे पास T की पावर 1 है, तो साथ हम लिख देंगे कि यहाँ पे M है नहीं, उसकी पावर 0 हो जाएगी और L की पावर भी 0 हो जाएगी। हम दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ M, L, T ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम L और T की पावर कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ से देखें m की पावर है a, यहाँ m की पावर है 0, बेसिस सेम है तो a इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ l की पावर है 0, यहाँ l की पावर है b प्लस c। अब ये b प्लस c कैसे हुआ, यहाँ l की पावर है b, यहाँ l की पावर है c, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो b प्लस c किसके बराबर आ गया 0 के। और यहाँ t की पावर है 1, यहाँ t की पावर है -2c, तो यहाँ 1 किसके बराबर आ गया -2c के। तो सॉल्विंग फॉर a b एंड c, यहाँ से अगर हम a b c के लिए सॉल्व करें तो a हमारे पास है 0, b हमारे पास 1/2 निकलता है और c -1/2। अब जो हमने a b और c की वैल्यूज़ निकाली हैं ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब m की पावर 0, जिस चीज़ की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो k है ना वो 2 पाई के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम k की जगह 2 पाई लिखेंगे, और l की पावर 1/2 है, g की पावर -1/2 है, तो उसको हम जब डिवाइड में लेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, और दोनों की जब पावर 1/2 होगी तो होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव हो गया कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की असाइनमेंट्स थी।